नाजरीन आदाब। ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए, खबरें देखने से पहले एक जरूरी ऐलान कि ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन पर बहुत जल्द इश्तिहारात का सिलसिला शुरू हो रहा है। अगर आप अपनी तिजारत को फरोग देना चाहते हैं और चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर जरूर राब्ता करें। चलिए जानते हैं आज की इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की अहम खबरें, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मस्जिद हराम में बेबी स्ट्रोलर इस्तेमाल करने के मकामात मुकर्रर। गजा पर इसराइली हमले में मजीद 114 फलस्तीनी शहीद, तादाद 26,751 हो गई। चीन की जासूसी के शुबह में पकड़े गए कबूतर को 8 महीनों बाद मिली आजादी। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में अदालत ने पूजा की इजाजत दे दी। आजम खान को रामपुर की अदालत से मिली बड़ी राहत। यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने वाली पहली रियासत बनेगी उत्तराखंड। धामी हुकूमत 6 फरवरी को पेश करेगी बिल। ममता ने पहली बार सीट शेयरिंग पर बात की। मालदा में कांग्रेस को 2 सीटें। भोपाल में सुबह 9:30 बजे से पहले नहीं खुलेंगे स्कूल। यूपी में दुल्हों के बगैर हो गई दुल्हनों की शादी, खुद ही डाल ली वरमाला। राजस्थान में हिजाब पर पाबंदी की तजवीज, मुस्लिम लड़कियों का पुलिस स्टेशन के सामने जबरदस्त एहतजाज। रायचूर में शरपसंदों ने की टीपू सुल्तान के मुजस्समे की तौहीन, सड़कों पर नौजवानों ने किया एहतजाज। बेंगलोर की जयदेवा हार्ट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर CN मंजुनाथ की मुद्दत मुलाजिमत खत्म। 1 फरवरी तक 4 फरवरी बेंगलुरु में मुल्क भर के फनकारों का प्रोग्राम। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। उम्रा अदायगी के लिए आने वाले जायरीन के साथ उनके शीरखार बच्चे जो बेबी स्ट्रोलर में रहते हैं, उनकी गाड़ी से हरम के हुजूम वाले हिस्सों में आम जायरीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना रहता है। इस सिलसिले में मस्जिद हराम व मस्जिद नबवी के निगरान इदारे ने मस्जिद हराम में बेबी स्ट्रोलर इस्तेमाल करने वाले मकामात की निशानदेही की और उन मकामात के बारे में भी वजाहत की जहां बेबी स्ट्रोलर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। निगरान इदारे का कहना है कि बेबी स्ट्रोलर बालाई मंजिलों के मुताफ और सफ़ा व मरवा की सही के दौरान इस्तेमाल किए जा सकेंगे। किंग फहद वाली तौसी इमारत से बेबी स्ट्रोलर ले जाने की इजाज़त होगी, अलबत्ता मुताफ के सहन में बेबी स्ट्रोलर ले जाने की इजाज़त नहीं होगी और उसके अलावा सफ़ा व मरवा पर सही की किसी भी मंजिल पर रश की सूरत में बेबी स्ट्रोलर ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। इसराइली फौज ने दैरुल बलाह में फिर बमबारी की, जिससे बच्चों समेत 16 अफराद शहीद हो गए। शुहदा की मजमूई तादाद 26,751 हो गई है। सहयोनी फौज ने कई रोज से अल अमल हॉस्पिटल का मुकम्मल घेराव कर रखा है, जहां डॉक्टर और मरीजों को जबरदस्ती हॉस्पिटल से बेदखल किया जाने लगा है। WHO ने एक बयान में वाज़ेह किया कि उनकी टीम को इसराइली रुकावटों के बाइस गजा पहुंचने से रोका जा रहा है। इसराइली फौजी इब्ने सीना हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, नर्स और आम शहरियों के लिबास में दाखिल हुए और 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसके अलावा हॉस्पिटलों के अतराफ भी हमले किए गए। वाज़ेह रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक फौज ने अपनी कार्रवाइयों के दौरान 161 मसाजिद को नुकसान पहुंचाया है। एजेंसी ने कहा है कि तबाहशुदा कब्रिस्तानों की तादाद का पता नहीं लगाया गया है। उसके अलावा जनूबी गजा में एक इस्लामी कब्रिस्तान
मिसमार करके कब्रों को जमीन से उखाड़ दिया गया है। दांतों के बगैर ये खोपड़ी उलट पलट हुए मलबे के ऊपर रखी हुई थी। मुंबई में एक कैदी कबूतर को 8 माह बाद आजादी की हवा में सांस लेने का मौका मिला। इस कबूतर को चीन के लिए जासूसी करने के शुबह में पकड़ा गया था, लेकिन मंगल के रोज उसे आजाद कर दिया गया। बताया गया है कि परेल इलाके के सुकरबाई हॉस्पिटल ने पीर को पुलिस से परिंदे को रिहा करने की इजाजत मांगी, जिसके बाद मंगल को उसे आजाद कर दिया गया। मालूम हो कि आरसीएफ ने कबूतर को गुज़िश्ता साल मई में चेंबूर के पेर पाऊ जेटी से पकड़ा था। पुलिस के मुताबिक इस कबूतर के पैर में 2 छल्ले थे, जिसमें एक तांबे का छल्ला जबकि दूसरा एल्युमिनियम का छल्ला था, और उसके पंखों के नीचे चीनी जबान में कुछ पैगाम लिखा था, जिसकी वजह से कबूतर चीनी जासूस होने का शुबह किया गया। आरसीएफ पुलिस ने कबूतर को पकड़कर मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन जांच मुकम्मल होने के बाद जासूसी का इल्जाम हटा लिया गया है। अफसर ने कहा कि पुलिस को मामले की तहकीक के दौरान पता चला कि यह कबूतर ताइवान में एक तकरीब के दौरान खुले पानी में दौड़ लगा रहा था। इसी दौरान वो उड़कर ताइपे से मुंबई पहुंच गया। पुलिस ने कबूतर को छोड़ने की इजाजत दी, जिसके बाद हॉस्पिटल ने उसे आजाद कर दिया। अब नेशनल न्यूज तफसील से। वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू फरीक के हक में फैसला सुना दिया है। अदालत ने हिंदू फरीक को मस्जिद के व्यास तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी। अदालत के इस हुक्म के बाद अब यहाँ मुस्तकिल पूजा पाठ की जाएगी। अदालत ने कहा कि मस्जिद के तहखाने में दाखिले को रोकने के लिए नस्बशुदा रुकावटें हटाने के इंतजाम किए जाएं और विश्वनाथ मंदिर के पुजारी वहां पूजा कर सकते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद केस में हिंदू फरीक के वकील सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि 1993 में वहां पूजा हुआ करती थी और मुलायम सिंह की उस वक्त की हुकूमत ने लोहे के प्लेट से घेर कर पूजा को रोक दिया था। सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि अदालत ने 17 जनवरी को हुक्म दिया और 24 जनवरी को जिला मजिस्ट्रेट ने उसे अपनी तहवील में ले लिया और हमने 30 जनवरी को कहा कि पूजा शुरू कर दी जाए और हमारी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। उन्होंने कहा कि आज अदालत ने वाज़ेह हुक्म दिया है कि वसूल कुनिंदा जिला अफसर और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को मिलकर एक पुजारी मुकर्रर करना चाहिए और पूजा शुरू करनी चाहिए। अब 7 दिन के अंदर लोहे की प्लेट हटाकर पूजा शुरू हो जाएगी और ये एक बड़ी कामयाबी होगी। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्विस के दौरान तहखाने को सील करने का हुक्म दिया था। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक MP आजम खान समेत 7 लोगों को 2019 की डकैती केस में बड़ी राहत मिली है। डंगरपुर बस्ती में घर में घुसकर डकैती केस में MP MLA अदालत ने तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया है। मंगल को अदालत में इस मामले की समाअत मुकम्मल हुई और अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था, जिसे आज सुनाया गया। दर हकीकत 2019 में रामपुर के गंज थाना इलाके के डंगरपुर कॉलोनी से बेदखली के इल्जाम में 12 मुकदमा दर्ज किए गए थे। याद रहे कि आजम खान, साबिक म्यूनिसिपल सदर अजहर अहमद खान, ठेकेदार बरकत अली, रिटायर्ड CO अली हसन, फेरोज खान, रानू खान, धर्मेंद्र चौहान, फसाहत अली खान, सानू को मुल्जिम बनाया गया था। उनके खिलाफ घर तोड़ने, मारपीट, डकैती और मुजरिमाना साजिश की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। याद होगा कि आजम खान एक ज़माने में मजबूत आवाज़ थे और वो समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। मुलायम सिंह यादव के दौर में उनका दबदबा हुआ करता और यूपी में जब भी SP की हुकूमत बनी उनकी हैसियत वजीर आला से कम नहीं थी। ये भी वाज़ेह हो कि आजम खान के खिलाफ 1 साल में 70 केस दर्ज हुए थे। 2017 में आंजनिया कुमार सिंह रामपुर में DM थे। उन्होंने गालिबन आजम खान के बयान को संजीदगी से लिया। उसके बाद योगी हुकूमत की मदद से उन्होंने आजम के खिलाफ
पुरानी फाइलें खोलना शुरू कर दी। 20 साल पहले दर्ज होने वाले मुकदमात में भी ताज़ा एफआईआर दर्ज होने लगी। इस तरह साल 2019 में अचानक 70 से ज़्यादा केस दर्ज हुए। उनमें से एक केस शिकायत के 16 साल बाद दर्ज किया गया। शिकायत के 13 साल बाद 22 केस दर्ज हुए। उनके खिलाफ पहला मुकदमा 12 जुलाई 2019 को दोपहर 2:19 बजे दर्ज किया गया था। इस साल 16 जुलाई को सुबह 10:30 बजे से रात 11:30 बजे के दरमियान 8 मुकदमात आजम खान पर दर्ज हुए। आजम खान के खिलाफ भैंस बकरी के चोरी से लेकर जिनसी हैरानसानी तक के कई अजीबोगरीब केस दर्ज हैं। उनमें पाजेब की चोरी के वाकयात भी शामिल हैं। उसके अलावा उनके बेटे अब्दुल्ला और अहलिया तंजीम को भी कई मुकदमात का सामना है। उत्तराखंड की बीजेपी हुकूमत ने यूसीसी यानी यकसान सिविल कोड नाफिज करने का रास्ता हमवार कर लिया है। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी की क़यादत वाली हुकूमत ने तैयारी कर ली है कि आइंदा असेंबली इजलास में यूसीसी बिल पेश कर दिया जाए। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए तश्कील माहिरीन की कमेटी 2 फरवरी को वजीर आला पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। रिपोर्ट के मुताबिक पहले यूसीसी के मुसव्वदे को काबीना की मंजूरी दी जाएगी और फिर हुकूमत 6 फरवरी को असेंबली इजलास में ये बिल लाएगी। काबिल जिक्र है कि उत्तराखंड असेंबली का इजलास 5 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसके बाद हंगामाखीज होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। असेंबली से बिल पास होने के बाद उसके नाफिज होने का अमल शुरू हो जाएगा। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला धामी ने 2022 के असेंबली इंतखाबात के दौरान उत्तराखंड में यूसीसी नाफिज करने का वादा किया था। बड़ी जीत हासिल करने के बाद वज़ीर आला ने रियासती काबीना की पहली मीटिंग में यूसीसी को अपनी मंजूरी दे दी थी। पहली बार वजीर आला ममता बनर्जी ने मगरिबी बंगाल में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग के मामले में अपना मुंह खोला है। ममता ने कहा कि सिर्फ मालदा में हमने कांग्रेस को 2 सीटें दी थीं, लेकिन कांग्रेस इससे ज्यादा का मुतालबा कर रही थी। वजीर आला का यह बयान उस वक्त आया है जब राहुल गांधी की यात्रा एक बार फिर बिहार से मालदा के रास्ते मगरिबी बंगाल में दाखिल हो रही है। मालदा साउथ में कांग्रेस की सिर्फ 1 सीट है। ममता ने कहा कि हम सिर्फ 1 जिले में कांग्रेस को इतनी सीटें देने के लिए तैयार थे, लेकिन पार्टी मजीद सीटें मांग रही है। राहुल गांधी के बंगाल में दाखिले के वक्त सीएम का यह बयान बहुत अहम माना जा रहा है। कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि मैं सियासत करने कम ही आती हूं, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो इलेक्शन के वक्त कोयल की तरह चहचहाती हैं। ममता ने बीजेपी को भी निशाना बनाते हुए कहा कि अगर कोई बीजेपी को हरा सकता है तो वो सिर्फ तृणमूल कांग्रेस है। मैं बीजेपी के खिलाफ तवील जंग लड़ रही हूं और तन्हा लड़ती रहूंगी। उन्होंने एक बार फिर इस बात का इरादा किया कि उनकी पार्टी बंगाल में तन्हा इलेक्शन लड़ेगी। मध्य प्रदेश में जनवरी का महीना खत्म होने के बाद भी सर्दी से मुकम्मल राहत नहीं मिली है। सर्दी का कहर आने वाले दिनों में मजीद जारी रहने के असर को देखते हुए भोपाल कलेक्टर विक्रम सिंह ने राजधानी के स्कूलों के औकात में तब्दीली की है। बुध को जारी करदा हुक्मनामे में कहा गया है कि पहली क्लास से 5वीं तक सुबह 9:30 बजे से पहले क्लासेस शुरू न करें, जबकि 6वीं से 12वीं के पहले से तयशुदा इम्तहानात मुकर्ररा टाइम टेबल के मुताबिक मुनक़िद किए जाएंगे और यह हुक्म 10 फरवरी तक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में नाफिजुल अमल रहेगा। उत्तर प्रदेश के बलिया में वजीर आला इज्तिमाई शादी स्कीम में एक बड़ी धांधली सामने आई है। यहाँ 25 जनवरी को 568 जोड़ों की इज्तिमाई शादी हुई थी, लेकिन इसमें बड़ी तादाद में दुल्हनों की शादी दूल्हों के बगैर ही करा दी गई। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ दुल्हनें खुद अपने ही हाथों से वरमाला पहनती नजर आ रही हैं। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला इज्तिमाई शादी स्कीम के तहत हुकूमत 51,000 रुपये देती है और हर ज़िले में इसका इनकाद होता है। इस सिलसिले में बलिया ज़िले में भी 568 जोड़ों की शादी कराई गई थी। यहाँ तक कि बुरक़े में भी आई कई मुस्लिम दुल्हनों ने अपने ही हाथों से वरमाला डाल ली। एफआईआर दर्ज करते हुए मामले की तफ्तीश पर मालूम हुआ कि उनमें से बहुत सी लड़कियां घूमने फिरने आई थीं, जिन्हें
पैसों का लालच देकर इज्तिमाई शादी स्कीम में फर्जी तरीके से बिठा दिया गया था ताकि कागजात में उनकी गिनती हो जाए और हुकूमत के पैसे मिल जाएं। बीजेपी एमएलए की सिंह का कहना है कि वाक़ये का नोटिस ले लिया गया है और किसी भी खाती को बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि ये गरीबों के साथ खिलवाड़ है। फिलवक्त वज़ीर आला इज्तिमाई शादी स्कीम के तहत मिलने वाली रकम को फौरी तौर पर रोक दिया गया है। अभी तक 20 जोड़ों की जांच की गई है जिसमें से 8 फर्जी पाए गए हैं। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी के रुकन असेंबली की जानिब से तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी आयद करने के बयान पर मुस्लिम लड़कियों और उनके रिश्तेदारों की बड़ी तादाद ने पुलिस स्टेशन के सामने जबरदस्त एहतजाज किया। बताया जाता है कि जयपुर के हवा महल असेंबली हल्के के रुकन असेंबली बाल मुकुंद आचार्य ने राजस्थान में हिजाब पहनने पर सवाल उठाया था। बताया जाता है कि बाल मुकुंद आचार्य यौम जमहूरिया के मौके पर एक स्कूल पहुंचे और उन्होंने पूछा था कि क्या स्कूल में 2 तरह के ड्रेस कोड हैं। इस मौके पर रुकन असेंबली ने स्कूलों में ड्रेस कोड रखने की वकालत की थी। रुकन असेंबली के इस बयान के बाद जयपुर में जबरदस्त हंगामा हुआ। पीर के रोज मुस्लिम तालिबात ने अपने रिश्तेदारों के साथ बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ एहतजाज किया। इस दौरान तालिबात ने सुभाष चौक पुलिस स्टेशन का घेराव किया और आचार्य से माफी मांगने का मुतालबा किया। अब स्टेट न्यूज तफसील से। रायचूर में सरपसंदों ने टीपू सुल्तान की तस्वीर की बेहुरमती के बाद आज वहां माहौल काफी कशीदा रहा। लिंगासो गोरी जाने वाली मरकजी सड़क के किनारे नस्बशुदा टीपू सुल्तान की तस्वीर पर कुछ सरपसंदों ने रात के वक्त उसकी तौहीन की, जिससे शहर का माहौल कशीदा हो गया। आज सुबह जैसे ही ये वाकया मंजर पर आया, मुस्लिम नौजवान और रहनुमा सड़कों पर निकल आए और टायरों को आग लगाकर मुजरिमों की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया और इस बदतमीजी के खिलाफ अपने गम और गुस्से का इजहार किया। इत्तला मिलते ही एमएलए एम्पैया नायक मौके पर पहुंच गए और मुजाहिरीन को ट्रैफिक के लिए रास्ता साफ करने के लिए मनाया और पुलिस को 24 घंटों में मुलजिमान को गिरफ्तार करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अगर 24 घंटों में मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो भी मुस्लिम कायदीन के एहतजाज में शामिल हो जाएंगे। फिर टीपू की तस्वीर को पानी और दूध से साफ किया गया और माला चढ़ाकर हालात को पुरसुकून किया गया। उन्होंने यकीन दिलाया कि नेम प्लेट के करीब सीसीटीवी कैमरा और बाड़ लगाई जाएगी ताकि फिर ऐसे वाकयात का इआदा न हो। इत्तला मिलते ही एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शशिकांत, डीवाईएसपी वेंकटेश नाइक और सिरीवाड़ा कस्बे के पीएसआई गुरु चंद्रा यादव ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया और यकीन दिलाया कि शरपसंदों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके अलावा शाम शहर भर में जुलूस निकालकर अमन व हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए इक़दाम किए गए। किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को रोकने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस तैनात है। बेंगलोर की जयदेवा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर CN मंजुनाथ की मुद्दत मुलाजिमत आज खत्म हो गई और जयदेवा हॉस्पिटल के डॉक्टरों और अमले ने उन्हें अलविदा किया। मंजुनाथ जयदेवा हॉस्पिटल के डायरेक्टर के तौर पर मुसलसल 17 सालों तक खिदमत की और गरीबों की उम्मीद बनकर आज रिटायर हुए। 2006 में डॉक्टर मंजुनाथ ने जब डायरेक्टर का ओहदा संभाला था तो बेहद अफरा तफरी थी। बैंक में 5 करोड़ का फंड तो 6 करोड़ रुपयों का खर्च था। हेल्थ फंड में सिर्फ 5 लाख रुपए थे जबकि इस वक्त ये फंड 150 करोड़ रुपए है। इससे हासिल होने वाले सूद से दिल के गरीब मरीजों का कम खर्च या मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। उसके अलावा 300 बिस्तरों का निज़ाम इस वक्त बढ़कर 1250 हो गया है। मैसूर में 400 बिस्तरों की हॉस्पिटल और कलबुर्गी में 130 बिस्तरों वाले हॉस्पिटल हैं। इन्फोसिस फाउंडेशन के जरिए 350 बिस्तरों की गुंजाइश वाला हॉस्पिटल तामीर किया गया। मलेश्वरम के केसी जनरल ESI हॉस्पिटल, राजाजी नगर में जयदेवा हॉस्पिटल की शाखें हैं। उसके अलावा जयदेवा हॉस्पिटल में न सिर्फ कर्नाटक बल्कि मुख्तलिफ हिस्सों और बैरूनी मुल्क से भी मरीज आते हैं। डॉक्टर मंजुनाथ के दौर में 75 लाख से ज़्यादा लोगों का मुआयना किया, जिनमें से 8 लाख लोगों का एंजियोग्राम और एंजियोप्लास्टी की गई, जिसका सारा क्रेडिट डॉक्टर मंजुनाथ को जाता है। याद रहे कि डॉक्टर मंजुनाथ को 2007 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था।
बेंगलुरु में श्री श्री रविशंकर आश्रम में 1 से 4 फरवरी तक ऑल इंडिया कला साधक संगम का इनकाद किया गया है। इस दौरान मुल्क भर से कम 2000 नुमाइंदे और फनकार इकट्ठा होंगे। आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत भी 3 और 4 फरवरी को होने वाले प्रोग्राम में मौजूद होंगे। ये प्रोग्राम संस्कार भारती के जेर एहतमाम मुनक्किद किया गया है। संस्कार भारती की जानिब से एक रिलीज में कहा गया है कि मैसूर खानदान के राजा यदुवीर वडियार विजयनगर सल्तनत से ताल्लुक रखने वाले कृष्णा देवराया 4 रोज़ा प्रोग्राम के इफ्तिताह के मौके पर मौजूद होंगे। 4 रोज़ा प्रोग्राम का इख्तिताम श्री रविशंकर के आशीर्वाद और मोहन भागवत के इख्तितामी कलिमात से होगा। नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आपके सामने पेश की गई। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह आपने आज तक अपनी अपनाइयत का इजहार किया, मुस्तकबिल में भी वही ताउन हासिल रहेगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ।